अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशंस हैं रेडियो एक्टिविटी की, वो एप्लीकेशंस हैं। मैं बेसिक बेसिक सी बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं। अच्छा, इसमें गैमा की एप्लीकेशंस हैं। गैमा इज यूज टू ट्रीट द कैंसर। गैमा रेज जो है, गैमा रेज आर यूज टू ट्रीट द cancer. So they are used. So a radioactive substance, बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना आपने, इंपॉर्टेंट है। सो अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इमिटिंग, ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है जो गैमा रेज इमिट कर रहा हो। मतलब वो तो खैर आपको नहीं पता, बट ये कि सिलेक्शन से जो हॉस्पिटल वाले हैं वो ऐसा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑर्डर करते हैं इससे गैमा रेज इमिट होती है। Gamma rays are used to treat the cancer. So a radioactive substance emitting gamma rays is used in hospitals. In hospitals. अच्छा, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव सोर्स ऑर्डर कर दिया, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑर्डर कर दिया आर, जिसमें से क्या निकलता है, गैमा रेज इमिट होती है, मेजरली गैमा रेज इमिट होती है। तो ये फिर पेशेंट की बॉडी के अंदर इसको इन करते हैं, गैमा रेस को पेशेंट की बॉडी में इन करते हैं, और इससे जो है वो अपनी रेडिएशन थेरेपी या कैंसर थेरेपी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये है बात इसकी। अच्छा, अब मुझे एक बात सोच के बताएं कि रेडियो एक्टिव सोर्स जो गैमा रेज ऑब्टेन करने के लिए यूज हो रही है, इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? जी बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम? क्यों कम, क्यों होनी चाहिए किरत, क्या वजह है, क्यों कह रही हैं आप कम होनी चाहिए? देखें, अगर इसकी हाफ लाइफ कम हुई तो आपको तो बार बार रीऑर्डर करना पड़ेगा ना। देखें, मसला पता है क्या है, जरा सीखें। अगर इसकी हाफ लाइफ 2 घंटे की हुई, अगर इसकी हाफ लाइफ 2 आवर्स की है, तो होगा क्या कि अगर इसमें से अभी 1000 गैमा या 10,000 गैमा रेडिएशंस निकल रही है ना, तो 2 घंटे के बाद जो है वो सिर्फ 5000 निकलेंगी, और 4 घंटे के बाद और कम हो जाएंगी। तो ये तो यूजलेस हो जाएगा हॉस्पिटल वालों के लिए। दे नीड सम गुड इंटेंसिटी ऑफ गैमा फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। ऐसा तो नहीं है ना बार बार रीऑर्डर करते रहे, काफी एक्सपेंसिव होता है ये। तो आप याद रखिएगा, ये जो आर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके पास दे मस्ट हैव लॉन्गर हाफ लाइफ, लाइक 2 साल 3 साल इस तरह से होनी चाहिए। आर इज अ रेडियोएक्टिव सोर्स, आर इज अ रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव सोर्स which must have which must have longer half lives, longer half life, which longer half life, so that hospitals do not need to reorder again and again
मतलब रीऑर्डर अगेन, रीऑर्डर इन शॉर्ट टाइम। तो यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेडिएशन इनको मिलती रहेगी। They will keep getting good amount of gamma radiations, good amount of gamma radiation for a longer span of time. ठीक है जी। तो ये लॉन्गर हाफ लाइफ के लिए होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या यूज है? गैमा रेस, गैमा रेस आर, जी हिबा बोलिए। सर हाफ लाइफ को बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज बॉडी में वो स्टे ना करे फिर नहीं 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 बेटा, रेडियोएक्टिव नहीं नहीं सब्सटेंस। नहीं नहीं, बॉडी में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं डाल रहे, बल्कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली गैमा रेडिएशंस डाल रहे हैं। और गैमा रेडिएशंस की हाफ लाइफ कोई होती है? गैमा रेडिएशंस तो जस्ट रेडिएशंस है, हाईली पेनिट्रेटिव होती हैं, बॉडी से बाहर आ जाती हैं खुद ही। अच्छा, तो फिर उसकी इंटेंसिटी देखते होंगे कि कितनी हमें किस इंटेंसिटी से बॉडी में हाँ डालनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। गैमा रेज आर यूज टू फाइंड, गैमा रेज आर यूज टू फाइंड अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड पाइप लीकेजेस, पाइप लीकेजेस। अच्छा, देखें ये कोई ग्राउंड है ना, जमीन है, ये कोई ग्राउंड है, मतलब जमीन है ना, जैसे रोड है कोई, ठीक है, रोड है, ऐसे लिख देता हूँ, रोड है, ठीक है। अच्छा, अब रोड के नीचे हमें पता है कि हमारे जो है वो ड्रेनेज पाइप या गैस की पाइपलाइंस होती हैं। तो जमीन से काफी नीचे जो है वो एक, ये कोई पाइप है, ठीक है, ये जमीन है और जमीन से काफी नीचे एक पाइप है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये जो पाइप है, जो जमीन से काफी नीचे है, इस पाइप के अंदर जो है ना वो एक छोटा सा लीक हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब जमीन के नीचे तो नजर ही नहीं आ रहा कहाँ से लीक हुआ है ना। तो अच्छा, इस पाइप के अंदर जो है वो वाटर फ्लो होता है, पानी ना, गंदा पानी जो होता है, ड्रेनेज वाटर, वो फ्लो होता है। तो यहां से इसमें पानी इन हो रहा है और डेफिनेटली इस साइड से वाटर आउट हो जाएगा। मगर हुआ क्या कि इसमें लीकेज हो गई। तो लीकेज हो गई तो पानी स्पिल करने लगा, विच इज डैमेजिंग द रोड एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल। तो अब हमने क्या करना है? एक तो तरीका है कि पूरी रोड आप खोद दें और उसके बाद जो है वो पाइप की लीकेज को रिपेयर करें और फिर दोबारा से रोड बनाएं, जो कि पाकिस्तान में होता है। आपने देखा होगा ना, अगर कभी भी मसला हो जाए, वो लंबे लंबे रोड जो है वो एक साथ जो है वो डिग कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको रिपेयरिंग में इतना टाइम लगता है। तो इससे अच्छा स्मार्ट तरीका क्या है कि जहां से इसमें पानी इन हो रहा है ना, यहाँ से पानी इन हो रहा है ना इस पाइप में, यहाँ पर आप एक काम करें, मिक्स सम रेडियोएक्टिव सोर्स, मिक्स सम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। यहां से इसमें पानी में, कोई पानी में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऐड कर दें, मिक्स सम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इमिटिंग, इमिटिंग गैमा। ऐसा कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इस पानी में घोल दें, ऐड कर दें, जिसमें से गैमा इमिट हो रहा है। मिक्स सम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इमिटिंग गैमा। अच्छा, अब होगा क्या कि अब हमारे पास जो है वो, हम यहाँ पे रोड पे ना एक डिटेक्टर रख के बैठ गए। क्या रख लिया हमने? रोड पे ऊपर एक डिटेक्टर रख लिया। डिटेक्टर तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं बेटा। डिटेक्टर का मतलब होता है काउंटर, काउंटर होना चाहिए एक, प्लस उसके साथ एक जीएम ट्यूब यानी कि गीगर मुलर ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें वाटर फ्लो कर रहा है ना पूरे में। अब इस वाटर में हमने ऐसी कोई सोर्स ऐड कर दी जिसमें से गैमा निकल रहा है। तो बेटा यहाँ से गैमा आपके पास जो है वो
आएगा गैमा, मगर कम आएगा ना, क्योंकि पाइप यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपके पास डिटेक्टर पे रीडिंग आ रही है सपोज 100। आपने डिटेक्टर को आगे मूव किया रोड पे ना, रोड पे रख के डिटेक्टर को आगे मूव किया, तो डिटेक्टर पे स्टिल रीडिंग आ रही है 101, मतलब थोड़ी सी फ्लक्चुएट करी। अभी भी गैमा बाहर आ रहे होंगे ना, पानी में से जो हमने सोर्स डाली है उसमें से गैमा निकल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा, अभी भी गैमा बाहर आ रहे होंगे इस जगह से भी। तो यहाँ पे रीडिंग आने लगी सपोज 102। मगर जहां से पाइप टूटा हुआ है, यहाँ से लीक है ना, पाइप इज लीक, लीकेज पॉइंट है यहाँ पे। जहां से पाइप लीक है दैट इज कॉल्ड लीकेज पॉइंट। अब यहां से गैमास बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आएंगे। तो होगा क्या, जब आप डिटेक्टर को आगे मूव कर रहे हैं ना, मूविंग द डिटेक्टर फॉरवर्ड, मूविंग डिटेक्टर, डिटेक्टर फॉरवर्ड, आप डिटेक्टर को ना आगे मूव कर रहे हैं, तो अचानक से जहां पे लीकेज पॉइंट होगा वहां पे गैमा रेस का जो काउंट है, या डिटेक्टर पे जो काउंट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई आ जाएगा। सपोज 500 आने लगा। इसका मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई काउंट आ गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई काउंट है। तो इट मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ लीकेज। वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रेडिएशन हर डायरेक्शन से आती है, जी जी बिल्कुल, हर डायरेक्शन से आती है। इनफैक्ट अगर रेडिएशन इसके अंदर है तो वो अर्थ की सरफेस के अंदर भी, यहाँ पे भी जा रही होंगी। मगर हम लोग जो है वो इसको ऊपर की तरफ डिटेक्टर को मूव कर रहे हैं, जहां पे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई काउंट मिलेंगे, वी विल से कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो लीकेज है। अच्छा, अब करेंगे क्या, अपनी टीम को बुलाएंगे, रिपेयरिंग टीम को। वो सिर्फ इसी जगह पे ड्रिल करेंगे, यहीं से पाइप को रिपेयर करेंगे और आधे घंटे के लिए ट्रैफिक बंद करेंगे रोड का। और जल्दी से जल्दी जो है वो आपका रिपेयरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इट वॉन्ट टेक मच लॉन्गर। तो इससे जो है वो अंडरग्राउंड पाइप लीकेजेस को आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड पाइप लीकेजेस को इजीली आप इसमें चेक कर सकते हैं, दिस इज हाउ। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि बीटा का कुछ यूज पढ़ लेते हैं। तो बीटा, बीटा इज यूज, अच्छा हाँ, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिक्स करना है ना, वो शॉर्ट हाफ लाइफ का होना चाहिए। मतलब उसकी हाफ लाइफ चंद मिनट चंद घंटे की होनी चाहिए, ताकि पानी जो है वो बहुत देर तक कंटेमिनेटेड ना रहे, और उससे जो रेडिएशंस निकल रही है उनकी इंटेंसिटी मिल्ड हो जाए फौरन। वैसे तो खैर ये गंदा पानी है इसमें से, बट ये जो रेडिएशन एनवायरनमेंट में आ रही है ना, ये मिल्ड हो जाएंगी बहुत जल्दी। अच्छा, इसके अलावा आपका जो गैमा है वो फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। गैमा इज यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास केन्ड जो फूड आते हैं, जैसे केन्ड फिश है, तो काफी टाइम तक प्रिजर्व रहती है। आपके पास ये जो पैकेट मिल्क्स होते हैं, ये आपके गैमा ट्रीटेड होते हैं। तो गैमा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देता है। तो आपने जो है वो कंपनी के अंदर जो है वो एक बड़े से कंटेनर में 10,000 लीटर मिल्क जो है वो जमा किया। इसके ऊपर गैमा रेस किसी सब्सटेंस से फॉल की। तो जब गैमा रेज इसके ऊपर फॉल होंगी, तो गैमा रेज विल किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये हमें पता है कि चीजें सड़ती किस वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो जब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए, तो आपने इस दूध को एक एक लीटर, आधे आधे लीटर के पैकेट्स में, सील्ड पैकेट में बंद कर दिया। सील्ड पैकेट्स आर मेड आफ्टर ट्रीटिंग मिल्क विद गैमा। अच्छा, मिल्क विद गैमा, इसके अंदर कोई गैमा रेज रहती नहीं है, बहुत पेनिट्रेटिव होती है, बाहर निकल जाती है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो देखें, इसे पूरे दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान में ये कल्चर है कि यहाँ पे आपको डेयरी पे ऐसे खुला दूध मिल रहा होता है। तो दुनिया भर में जो कल्चर है वो पैकेट मिल्क का है।
तो इट्स सेफ जब भी वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रहा है। तो गैमा इज यूज इन फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन सच एज मिल्क। अच्छा, अब जो फोर्थ हमारे पास यूज है वो है बीटा का। तो बीटा के बारे में देख लेते हैं। बीटा इज यूज टू चेक थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये ओवन में चीजें रखने के लिए, या कोई अगर खाना पैक करके देना है किसी को ऑफिस के लिए और स्कूल के लिए, तो एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके दे देते हैं। तो वो एल्युमिनियम फॉइल डेफिनेटली किसी कंपनी में बनती होंगी। तो अब हमें क्या करना है, वी वांट टू चेक कि एल्युमिनियम फॉइल की थिकनेस सही है, कहीं से लीक तो नहीं है, खराब तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एल्युमिनियम फॉइल है सपोज, बट इसमें इतना बारीक सा एक क्रैक है, नजर ही नहीं आ रहा। मतलब इसमें बारीक सा एक क्रैक है, वो नजर नहीं आ रहा, और ये एल्यूमिनियम फॉइल है। एल्यूमिनियम फॉइल है। अच्छा, अब हमने कोई ऐसी सोर्स यूज की, ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल किया। आर इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिव्स या गिविंग बीटा बीटा पार्टिकल्स। इसमें से बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो बेटा जब यहाँ से बीटा पार्टिकल निकलेंगे ना, तो एल्युमिनियम फॉइल उनको रोक देता है। बट कोई हाई स्पीड वाले अगर बीटा पार्टिकल होंगे तो थोड़े बहुत पास कर जाते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑर्डिनरी सा एक काउंट आने लगा डिटेक्टर के ऊपर ना, डिटेक्टर सपोज काउंट आने लगा 100। ये डिटेक्टर है। अच्छा, अब आपने क्या किया, इस रेडियो एक्टिव सोर्स को भी आगे बढ़ाया, तो साथ के साथ यहाँ से डिटेक्टर को भी आगे बढ़ाया। मूविंग डिटेक्टर फॉरवर्ड और मूविंग रेडियो एक्टिव सोर्स अंडरनीथ द एल्युमिनियम फॉइल इन राइटवर्ड्स डायरेक्शन। तो होगा क्या कि यहाँ से जहां से लीक होगा ना, क्रैक होगा जहाँ पे एल्युमिनियम शीट में, वहां से गैमा बहुत ज्यादा पास होंगे, और अचानक से आपके डिटेक्टर पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउंट आने लगेगा। तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई काउंट आ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई काउंट आ गया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्रैक है, या यहाँ से ये शीट जो है वो डैमेज है। डैमेज भी हो सकती है, या इसकी थिकनेस बहुत कम है, वेरी लेस थिकनेस। तीनों ही वजह हो सकती है। तो ये कंपनी जो बनाती है वो इससे टेस्टिंग करती है इससे। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें जो इस्तेमाल होता है, इट मस्ट हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। क्योंकि अगर ऐसा छोटी सी हाफ लाइफ हो तो टेस्टिंग के दरमियान में काउंट आपके कम हो जाएंगे, और लंबे अरसे के लिए चलेगा नहीं, तो आपकी फैक्ट्री को बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो इट मस्ट हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। लॉन्गर हाफ लाइफ। सर, हमने अभी वो नहीं किया ना उसके फीचर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, रॉड्स वगैरह, आई नो मॉडिफिकेटर करके। नहीं नहीं, समझा नहीं मैं, क्या कह रही है, दोबारा बताइएगा। सर, आई थिंक फीचर्स होते हैं हमारे पास न्यूक्लियर स्टेशन के। नहीं, आई थिंक फीचर्स थे जो हमें कराए थे, एंड आई मिस दैट क्लास स्कूल में। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये मैंने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर से जो बिजली बनती है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसमें से टॉक्सिक गैसेस वगैरह रिलीज नहीं होती। ठीक है। अच्छा, बाकी इसकी सेफ्टी, इंटीरियर तो नहीं पढ़ना है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। वो जो कूलेंट वगैरह अगर आपको पढ़ाया है ना, तो वाटर एक्ट्स एज ए कूलेंट, क्योंकि वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मैंने ये चीजें बताई थी आपको। बस इतनी डिटेल रिक्वायर्ड है। मैं सवाल दिखाऊंगा, सवाल भी इससे हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब पांचवी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिफ्थ एप्लीकेशन। तो फिफ्थ एप्लीकेशन में क्या है कि अल्फा
यार उमेश बेटा, अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना गैमा को, तो गैमा तो इतना पेनिट्रेटिव होता है कि जहां से शीट रिपेयर्ड भी है ना, यानी बिल्कुल सही बनी हुई है, वो गैमा वहां से भी पेनिट्रेट कर जाएगा और हाई काउंट शो करेगा। तो बीटा इज बेस्ट चॉइस फॉर एल्युमिनियम फॉयल थिकनेस, क्योंकि बीटा जो है ना, बीटा ज्यादातर ब्लॉक हो जाता है एल्युमिनियम फॉयल से, और अगर एल्युमिनियम फॉयल ही कहीं से डैमेज है तो बीटा बहुत ज्यादा क्रॉस करके आएगा बाहर। डैमेज है या उसकी थिकनेस भी कम है, तो याद रखिएगा कि बीटा एक सर्टेन सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 2, 3, 4 सेंटीमीटर की जब थिकनेस होती है, जब स्टॉप होता है एल्युमिनियम से, तो अगर उसकी थिकनेस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम होगी तो वहां से भी बीटा ज्यादा पास होगा। तो बीटा से इंडिकेशन बहुत जल्दी आ जाती है हमारे पास। ठीक है जी। अल्फा इज यूज टू चेक, अल्फा इज यूज टू चेक थिकनेस ऑफ, थिकनेस ऑफ कार्ड शीट। देखिए उमेश, समझ आई बेटा बात? अल्फा इज यूज टू चेक थिकनेस ऑफ कार्ड शीट। ठीक है। अल्फा इज यूज टू चेक थिकनेस ऑफ कार्ड शीट्स एंड पेपर, एंड पेपर्स। वी नो दैट, हमें तो ये पता ही है ऑलरेडी, वी नो दैट पेपर blocks alpha, but if paper if paper is very thin, most of the alpha particles, most of the alpha particles most of the alpha particles will pass through it, अच्छा अब ये पेपर है, देखिए यहां से पेपर ना थिक है, बहुत मोटा है, ठीक है ना, ये पेपर है यहां से थिक है। अच्छा बीच में से क्या हुआ, एक जगह से ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिन रह गया, ये देखिए बहुत थिन रह गया, पेपर बनाने में फर्क आ गया, और यहाँ से भी थिक है, ठीक है ना, पेपर बीच में से बहुत थिन रह गया, थिन पेपर, मतलब बहुत बारीक रह गया। अच्छा इस पे बच्चा लिखेगा ना इंक पेन से, आपने अक्सर फील किया होगा, जहां से पेपर थिन होता है ना, जहां से पेपर थिन होता है, तो वहां पे आपकी इंक फैलने लगती है, तो ये कस्टमर की कंप्लेन आएगी अगर आपने बगैर चेकिंग के दे दिया। तो आपने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स यूज की लॉन्गर हाफ लाइफ की, जिसमें से अल्फा इमिट हो रहा है, और ऊपर वही डिटेक्टर रख के बैठ गए, तो भाई डिटेक्टर पे तो ऑर्डिनरी काउंट आएगा ना पहले, सपोज काउंट आ रहा है 100, आपने रेडियो एक्टिव सोर्स को भी मूव किया और साथ के साथ आपने डिटेक्टर को भी आगे मूव किया, तो भाई पता ये चला कि काउंट अभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई नहीं आ रहा है। जैसे ही आपने रेडियोएक्टिव सोर्स को थिन पेपर पैच के नीचे प्लेस किया, तो मैनी अल्फा विल पास, नाउ यू विल सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई काउंट, सपोज 300। तो इसका मतलब ये कि थिन पेपर है यहाँ पे, और आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो लो काउंट आने लगे, और सॉरी हाई काउंट आने लगे। तो पेपर की थिकनेस को जज करने के लिए अल्फा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपके पास अल्फा स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर भी यूज होता है, ये एमसीक्यूज में आती है बात। स्मोक डिटेक्टर्स में यूज होता है, स्मोक डिटेक्टर्स ऑल्सो यूज अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स यूज होते हैं स्मोक डिटेक्टर्स में। अच्छा इसके अलावा जो है वो बीटा इज यूज टू चेक द थिकनेस ऑफ द एल्युमिनियम फॉयल। अच्छा अब देखिए कुछ जर्नल प्रिकॉशंस है, देखिए जैसे कोविड का टाइम जब चल रहा था ना,
तो हर बंदा जो है वो मास्क पहन रहा है, कोई सैनिटाइज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। मगर आज तक आपने रेडियो एक्टिव सोर्सेज से ना केयर नहीं की, मतलब आपने कोई भी आज तक ऐसी प्रिकॉशन आप लोगों ने नहीं ली होगी अपनी डेली लाइफ में, जिसकी वजह से जो है वो आपको रेडियो एक्टिव सोर्स से बचने के लिए आपने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि आपका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है ना, डायरेक्ट लिंक नहीं है किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से। मतलब आप लोगों ने रेडियो एक्टिव सोर्सेज को डील को ही किया आज तक, ना किसी यूरेनियम को, ना कोबाल्ट को। अब डेफिनेटली इसकी प्रिकॉशन कौन लेगा? ये वो डॉक्टर लेगा जो गैमा थेरेपी परफॉर्म कर रहा है रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज करके। ये वो फैक्ट्री का वर्कर लेगा जो अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू थिकनेस ऑफ द पेपर को चेक कर रहा है। ये वो बंदा लेगा जो मिल्क पैक की फैक्ट्री में काम कर रहा है और मिल्क को गैमा ट्रीट कर रहा है, तो वो बंदा लेगा ये केयर ना, एक प्रिकॉशंस वो बंदा फॉलो करेगा। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस हो सकती हैं इसमें। नंबर 1 होती है होल्ड द होल्ड रेडियोएक्टिव सोर्स, होल्ड रेडियो एक्टिव सोर्स बाय ट्विजर। मतलब किसी स्पैचुला से या किसी ट्विजर से होल्ड करें, डायरेक्ट हाथों से ना पकड़े। यूज, यूज नहीं बल्कि वेयर लिख देते हैं, पहन लें आप, वेयर लेड लाइन, लेड लाइन कोट्स और ग्लव्स, यूज सेफ्टी ग्लासेस, यूज सेफ्टी ग्लासेस, चश्मा वगैरह पहन ले, क्योंकि आंखों के जरिए भी अक्सर जो है वो पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर पास हो सकते हैं। अच्छा, डिस्पोज, डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब ये कि आपने लैब में ना, या आपने कोई गैमा रेडिएशंस परफॉर्म की किसी पेशेंट पे, अब वो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप में से गैमा रेडिएशन बहुत कम बाहर आ रही है, अब आपको उसको फेंकना है। तो उसको ऐसा नहीं है कि कचरे में उड़ा के फेंक दिया आपने, मतलब आपने उसको बहुत प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, वेस्टेज इन अ लेड कंटेनर, मतलब किसी लेड के कंटेनर में डालें ताकि उसमें से रेडिएशन बाहर पास ऑन ना हो। एंड प्लेस देम अंडरग्राउंड, यानी कि कहीं बहुत डिग करके जमीन को उसके अंदर आप प्लेस कर दें ताकि वो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे रेडिएशंस। डिस्पोज ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्टेज इन अ लेड कंटेनर एंड प्लेस देम अंडरग्राउंड, प्लेस देम अंडरग्राउंड। अक्सर आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर कभी किसी पेशेंट को विजिट करने जाए, तो जो रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है उसके बाहर लिखा हुआ होता है डेंजर रेडिएशन इनसाइड। अक्सर तो उसके बाहर भी लिखा होता है, एक्सरे रूम के बाहर। तो ये उनको वार्निंग देनी पड़ती है, यानी कि यूज वार्निंग साइंस, ताकि एक बंदा जो केयर नहीं कर रहा, उसने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली हुई, तो उस एरिया में ना जाए। यूज वार्निंग साइंस फॉर पॉसिबल, फॉर पॉसिबल हैजर्ड, फॉर पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ, पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। किसी लैब में, आपकी केमिस्ट्री की लैब में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई लिक्विड अगर कोई अगर केमिकल फ्लेमेबल होता है तो उस पर लिखा हुआ होता है कि बच्चा जो है वो गलती से कुछ इसमें ऐसी चीज ना करे। तो अगर किसी में कहीं लैब में, भाई न्यूक्लियर की लैब्स भी तो होती होंगी ना, जो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए वार्निंग दी जाती है जहां जहां पे रेडियोएक्टिव सोर्सेज होती हैं कि भाई हमने लेड कंटेनर में रख के रखी हुई है, बट आप थोड़ा सा एहतियात करें। लैब के अंदर जब आप साइंस लैब में जाते हैं तो आप कोट पहन लेते हैं, मगर आप जब न्यूक्लियर लैब में जाएंगे तो आप लेड लाइन कोट पहनेंगे, यानी उस कोट के अंदर पतली पतली सी स्ट्रिप्स लगी हुई होंगी लेड की। यूज वार्निंग साइंस फॉर पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और रेडिएशंस। रेडिएशंस अगर प्रेजेंट हो सकती है तो आप उसका वार्निंग साइन जरूर डिस्प्ले करें अपने पास। तो जी ये चीजें हैं हमारे पास इसके अंदर ना, ठीक है। अब इंशाल्लाह अब हम एक दफा इसके थोड़े क्वेश्चन और देख लेंगे अगली क्लास में, और फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपने पास इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज somehow called
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एंड देन वील मूव टू द वो जो फर्स्ट वाले चैप्टर थे ना, फिर आखिर में स्पेस फिजिक्स देखेंगे। मतलब फर्स्ट वाले जो चैप्टर थे ना वो थोड़े छोटे छोटे हैं, वो एक क्लास में एक हो जाया करेगा हमारा ना। तो इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा। बस भाई आज मैं यहीं तक रखूंगा बात अपनी।